हेलो एवरीवन। आज मैं क्लास 9th के बच्चों के लिए जो उनकी बुक है हमारी अर्थव्यवस्था, उसका फर्स्ट चैप्टर जो कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, बिहार के एक गांव की कहानी। तो मैंने फर्स्ट पार्ट को आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कृषि कार्य क्या होता है, गैर कृषि कार्य क्या होता है, और हम लोगों ने साथ ही साथ देखा था कि उत्पादन किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज उसी चैप्टर का सेकेंड पार्ट जो कि है हमारी अर्थव्यवस्था बुक का बिहार के एक गांव की कहानी, इसका सेकेंड पार्ट आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। देखिए बच्चों, जो हम लोग का बुक है हमारी अर्थव्यवस्था, इस बुक में फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि उत्पादन किसे कहते हैं। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि उत्पादन क्या है। उत्पादन उपयोगिता का सृजन करना ही क्या है, उत्पादन है। यानी जब हम लोग किसी वस्तु को निर्माण करते हैं और उससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तो उसी को क्या कहते हैं, उत्पादन कहते हैं। यानी इसको इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि उपयोगिता का सृजन करना ही क्या है, उत्पादन है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उत्पादन के साधन। ठीक है, दैट मीन्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो देखिए बच्चों, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम लोग किसे कहते हैं। तो जब हम लोग किसी भी वस्तु या सेवा के उत्पादन के लिए कुछ साधनों की आवश्यकता होती है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, उत्पादन का साधन कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक किसान है, तो किसान को अन्न उपजाने के लिए क्या चाहिए, भूमि चाहिए, हल चाहिए, बैल चाहिए, बीज चाहिए, मजदूर चाहिए, सिंचाई चाहिए, सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सब जो साधन है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्पादन के साधन कहते हैं। अगर ये साधन नहीं होंगे तो क्या कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन हो पाएगा, किसी भी चीज़ का उत्पादन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो जब हम वस्तु तथा सेवा के उत्पादन के लिए कुछ साधनों की हमें आवश्यकता पड़ती है तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उत्पादन के साधन कहते हैं। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि उत्पादन के साधन किसे कहते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे कि उत्पादन के कौन कौन से साधन हैं। तो देखिए बच्चों, हमारे उत्पादन के 5 साधन हैं। कौन कौन से हैं, तो देखिए भूमि, लैंड। फर्स्ट हम लोग के उत्पादन के साधन क्या है, लैंड है। दूसरा क्या है, लेबर, ठीक है, श्रम। तीसरा फैक्टर है कैपिटल, ठीक है। उसके बाद चौथा फैक्टर है हम लोग का व्यवस्था या संगठन, ठीक है। पांचवा फैक्टर हम लोग का है क्या, उद्यम या साहस। तो चलिए बच्चों, हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ इसका फर्स्ट साधन यानी जो आप लोग के उत्पादन का साधन भूमि है उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ जो आप लोग का उत्पादन का साधन पढ़ना है तो देखिए क्या है कि उत्पादन के लिए सर्वप्रथम भूमि की आवश्यकता होती है। यानी जब हम लोग किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, चाहे हम खेती करना चाहते हैं या फिर कोई रोजगार अपना स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर कोई कल कारखाना लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए सर्वप्रथम हम लोग को जिस साधन की आवश्यकता होती है वह साधन क्या है, भूमि है। तो ठीक है, तो उत्पादन के लिए सर्वप्रथम हम लोग को क्या चाहिए, भूमि। और भूमि से हमारा मतलब क्या होता है कि देखिए बच्चों, साधारण अर्थ में भूमि से भूमि का अर्थ हम लोग क्या लगाते हैं कि ज़मीन का जो ऊपरी सतह होता है इसी को हम लोग भूमि कहते हैं। लेकिन नहीं बच्चों, आप लोग के अर्थशास्त्र के बुक में यानी आप लोग की जो बुक है इकोनॉमी की, उस बुक में भूमि का मतलब दिया गया है कि प्रकृति द्वारा दिए गए सारे मुफ्त उपहार भूमि है। यानी भूमि में केवल इसके ऊपरी सतह को ही शामिल नहीं किया गया है, इसके अलावा भी जो चीज़ प्रकृति ने हमें दी है, यानी पहाड़ दिया है प्रकृति ने हमें जंगल दिया है, नदी दिया है, समुद्र दिया है, तो ये सभी क्या है, भूमि है। दैट मीन्स भूमि के अंदर इन सारे प्रकृति प्रदत्त यानी प्रकृति द्वारा दिए गए सारे मुफ्त उपहार को शामिल किया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रकृति द्वारा, अब आपके बुक में लिखा हुआ है कि प्रकृति द्वारा मुफ्त में दी गई चीज़ों को क्या कहा जाता है, भूमि कहा जाता है। प्रकृति ने इन मुफ्त उपहारों से सर्वदा मतलब हमेशा उत्पादन में क्या मिलती है, सहायता मिलती है। यानी जब
हम लोग कोई भी काम को स्टार्ट करते हैं तो उस काम को स्टार्ट करने में जो हम लोगों को प्रकृति ने जो जो चीज़ें दी है, जैसे नदी दी है तो नदी दी है तो मान लीजिए कोई किसान खेती कर रहा है या फिर कोई आदमी कल कारखाना लगा रहा है तो उसमें क्या चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, तो उस नदी से उसकी पूर्ति की जाती है। तो सारा चीज़ जो प्रकृति ने हमें दी है उससे हम लोग को क्या होता है, उत्पादन में सहायता मिलती है। यानी जब हम लोग किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन करते हैं तो प्रकृति ने जो भी संसाधन हमें उपलब्ध कराए हैं उनसे हमें उत्पादन करने में सहायता मिलती है। भूमि उत्पादन का क्या है, एक निष्क्रिय साधन है। अब देखिए बच्चों, क्या है कि जो हमारा लैंड है वह उत्पादन का एक निष्क्रिय यानी पैसिव फैक्टर है, लेकिन फिर भी इसे उत्पादन का क्या माना जाता है, मौलिक साधन माना जाता है। यानी यह एक बेसिक फैक्टर है जिसके ना होने से हम लोग को किसी भी वस्तु या सेवा का हम लोग प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, किसी भी वस्तु या सेवा का हम लोग उत्पादन नहीं कर सकते हैं। अब आगे देखिए बच्चों, आपके बुक में क्या दे रखा है, तो देखिए बच्चों आप लोग के बुक में एक महान अर्थशास्त्री थे जिनका नाम है प्रोफेसर मार्शल। उन्होंने भूमि का परिभाषा दिया और उन्होंने बताया कि भूमि का मतलब क्या होता है। तो उन्होंने क्या बताया है, भूमि का मतलब केवल ज़मीन के ऊपरी सतह से नहीं, ठीक है बच्चों, ऊपरी सतह से नहीं होता है, बल्कि क्या होता है कि उन सभी पदार्थों, अब देखिए बच्चों इसको फिर से हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं कि जो प्रोफेसर मार्शल हैं जो कि एक महान अर्थशास्त्री थे, उन्होंने भूमि का मतलब बताया कि जमीन के केवल ऊपरी सतह से नहीं वरन उन सभी पदार्थों तथा शक्तियों से है जिन्हें प्रकृति ने मानव की सहायता के लिए भूमि, जल, वायु, प्रकाश, गर्मी के रूप में हमें निःशुल्क दिया है। अब देखिए बच्चों, जो भी प्रकृति ने हमें जो भी संसाधन उपलब्ध कराए हैं वह क्या है, निःशुल्क है। हम लोग अपने वातावरण से हवा को लेते हैं, जल, भूमि को, वायु का यूज करते हैं, तो इसके लिए हमें कोई पैसे देने पड़ते हैं नहीं, तो प्रकृति ने इसे हमें कैसे उपलब्ध कराया है, निःशुल्क प्रदान किया है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग भूमि के अंतर्गत शामिल करेंगे। यानी भूमि का मतलब क्या है कि वैसे सारी चीज़ें जो प्रकृति ने हमें उपहार स्वरूप दिया है उसे हम लोग क्या कहते हैं, भूमि कहते हैं। भूमि के अंतर्गत जल, वायु, प्रकाश, इन सारी चीज़ों को शामिल किया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे क्या है कि भूमि क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है। यानी भूमि जो है वह क्या है, प्रकृति द्वारा दिया गया है, तो यह एक कैसा संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है। अतः इसका सावधानी पूर्वक प्रयोग करने की ज़रूरत है। अब देखिए बच्चों, जो भूमि है वह किसने हमें दी है, प्रकृति ने दी है, तो हम लोग इसका सावधानी पूर्वक उपयोग करेंगे। कहने का मतलब है कि हम लोगों को जब हम लोग भूमि पे कोई भी काम करते हैं तो हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि भूमि के में कोई ऐसी हम लोग गड़बड़ी नहीं करें फसल उपजाने के दौरान कि उनकी जो उपजाऊ क्षमता है वह ख़त्म हो जाए या मिट्टी प्रदूषित हो जाए। इस तरह का हमें कोई भी काम नहीं करना है और हम लोग को क्या करना है, भूमि का उपयोग सावधानी पूर्वक करना है। और वैज्ञानिक रिपोर्टों से, अब देखिए बच्चों, जो नए समय में यानी आधुनिक समय में हमारे वैज्ञानिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि खेती की आधुनिक विधियों ने प्राकृतिक संसाधन का क्या किया है, अत्यधिक भौतिक साधनों के निर्माण में प्रयोग किया है। यानी देखिए बच्चों, जब हम लोग भौतिक वस्तुओं का निर्माण करते हैं तो भौतिक वस्तुओं के निर्माण करने में हम लोग प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करते हैं। जैसे भौतिक वस्तु क्या हो गए, जैसे मकान, तो मकान हम लोग के लिए क्या है, भौतिक संपत्ति है यानी भौतिक साधन है। तो जब हम लोग मकान बनाते हैं तो इसमें हम लोग कौन से प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करते हैं, तो हम लोग वृक्ष को काटते हैं। तो क्या होता है कि जब हम लोग भौतिक साधनों का निर्माण करते हैं यानी जब हम लोग भौतिक साधनों को बनाते हैं तो उसमें हम लोग काफ़ी ज़्यादा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने लगते हैं। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता शक्ति क्या हो गई है, कम हो गई है। अब देखिए बच्चों, यहाँ हरित क्रांति, ठीक है, हरित क्रांति आप लोग जानते होंगे कि जब उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है तो क्या होता है कि उसे हरित क्रांति कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हरित क्रांति के दौरान क्या हुआ कि लोगों ने नए नए तरह के फर्टिलाइज़र, नए नए तरह के रासायनिक चीज़ों का उपयोग किया जिससे उत्पादन में क्या हो गया, वृद्धि हो गया, लेकिन साथ ही उसका एक हानिकारक प्रभाव भी पड़ा कि मिट्टी की उर्वरता शक्ति कम हो गई और मिट्टी की जो उपज क्षमता थी वह कम हो गई और जिसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और
प्रकृति का अत्यधिक दोहन होता है। और क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग प्रकृति का क्या करने लगते हैं, अत्यधिक दोहन करने लगते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि एक मकान के निर्माण के लिए अनेक वृक्षों को काटना पड़ता है। अब देखिए जैसे भौतिक साधन में क्या हो गए, मकान हो गए। तो मकान जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम लोग बहुत पेड़ पौधों को काटते हैं। तो जिसके कारण क्या होता है कि प्राकृतिक जो संसाधन है उसका क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। देखिए बच्चों, अब आगे क्या है कि भूमि क्या है, एक स्थिर फैक्टर है। ठीक है, भूमि जो है वह एक स्थिर है। फतेहपुर खेती, अब देखिए बच्चों, यह जो कहानी है वह बिहार के एक गांव है फतेहपुर, उस कहानी के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ पे जो गांव है उसके बारे में दिया गया है कि भूमि कैसा है, एक स्थिर है। ठीक है, फतेहपुर खेती, जो फतेहपुर गांव है वहाँ खेती उत्पादन ही प्रमुख क्रिया है। यानी फतेहपुर के लोग खेती को ही अपना प्रमुख काम मानते हैं। और यहाँ के जो लोग हैं, यह 75% लोग अपनी जीविका के लिए किस पर निर्भर है, खेती पर निर्भर है। यानी 100 में से 100 लोग हैं, मान लीजिए गांव में 100 लोग हैं, तो इसमें 75% जो लोग हैं, यानी 75 लोग जो हैं वह क्या करते हैं, खेती करते हैं। और जो बाकी बचे 25 लोग वह क्या करते हैं, वह दूसरे कार्यों में लगे हुए हैं, यानी गैर कृषि कार्य में लगे हुए हैं। तो बच्चों, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि गैर कृषि कार्य के अंतर्गत क्या आता है। तो क्या आता है गैर कृषि कार्य के, जैसे पशुपालन हो गया, डेयरी हो गया, परिवहन साधनों में लगे हुए हैं। ठीक है, छोटे छोटे उद्योग धंधे में लगे हुए हैं, तो वह गैर कृषि कार्य में है। लेकिन फतेहपुर जो गांव है वहाँ सबसे ज़्यादा लोग खेती करते हैं। 75% लोग वहाँ अपना किस चीज़ से जीविका चलाते हैं, यानी अपना जीवन यापन खेती से करते हैं। वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। और जो फतेहपुर गांव के जो लोग हैं वह किसान हो सकते हैं या फिर कृषि श्रमिक हो सकते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र क्या होती है, स्थिर होती है। फतेहपुर गांव में 1960 से आज तक की जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। प्रारंभ में इस गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया। तब से अब तक इस गांव में कृषि योग्य भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। अब देखिए बच्चों, यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जो फतेहपुर गांव है वहाँ के लोग जो थे वो बहुत पहले वहाँ बंजर भूमि था। तो उस बंजर भूमि को लोगों ने क्या किया, उस बंजर भूमि को लोगों ने उपजाऊ बनाया और वहाँ पे कृषि किया, यानी खेती बाड़ी वहाँ की। लेकिन अब जो वह गांव है उस गांव में कृषि योग्य जो भूमि है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चों, जब भूमि को मापा जाता है तो इसकी जो मानक इकाई है वह क्या है, हेक्टर है। यानी भूमि को मापने की जो मानक इकाई है, स्टैंडर्ड यूनिट है, वह क्या है, हेक्टर है। लेकिन गांव में लोग भूमि को मापने के लिए क्षेत्रीय इकाई का प्रयोग करते हैं, जैसे एकड़, बीघा, कट्ठा, धूर आदि जैसे क्षेत्रीय इकाई का प्रयोग करते हैं। 1 हेक्टेयर में 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। अब क्या है यहाँ दिया हुआ कि 1 हेक्टेयर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या दे रखा है कि 1 हेक्टेयर, यानी 1 हेक्टेयर में कितना होता है, 100 मीटर। 100 मीटर की भुजा वाले क्या होते हैं, भुजा वाले वर्ग होते हैं। ठीक है, भुजा वाले वर्ग होते हैं। ठीक है, और जो हेक्टेयर है वह भूमि मापने की कैसी इकाई है, मानक इकाई है। और साथ ही हम लोगों की क्षेत्रीय इकाई भी है भूमि मापने की, जो कि क्या है, एकड़, बीघा, कट्ठा, धूर, ये सब क्या है, क्षेत्रीय इकाई है। इससे भी लोग अपने खेतों का माप करते हैं। अब देखिए बच्चों, बिहार के लगभग अधिकांश भूमि पर खेती की जाती है, कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती है। अब जो हमारा राज्य बिहार है, यहाँ के अधिकांश भूमि पर, यानी अधिकतर भूमि पर क्या किया जाता है, खेती किया जाता है। और कोई भी भूमि बेकार यानी पड़ती नहीं छोड़ी जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब बच्चों देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिया है कि खरीफ फसल और रबी फसल क्या है और इसके अंतर्गत कौन सी खेती की जाती है। तो देखिए बच्चों, वैसी फसल जो जुलाई महीने में बोई जाती है और अक्टूबर महीने में वह फसल तैयार हो जाती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, खरीफ फसल कहते हैं। ठीक है, और खरीफ फसल के अंतर्गत कौन कौन से फसल आ जाते हैं, जैसे धान,
हरी सब्जियां ये सब उगते हैं। तो जो वैसी फसल जो जुलाई महीने में बोई जाती है और अक्टूबर महीने में तैयार हो जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, खरीफ फसल कहते हैं। और साथ ही वैसी फसल जो नवंबर से फरवरी जाड़े के मौसम की फसल है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रबी फसल कहते हैं। और रबी फसल में कौन कौन से फसल आ जाएंगे, गेहूँ आ जाएगा, दलहन, तिलहन और आलू की खेती आ जाएंगे। ठीक है, आप लोगों ने समझ लिया होगा कि खरीफ फसल और रबी फसल किस किस महीने में बोई जाती है और जो बरसात के मौसम में जो फसल बोई जाती है उसे क्या कहते हैं, और जो जाड़े के मौसम में जो फसल बोई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो अब हम लोग आगे देखेंगे। तो देखिए बच्चों, उत्पादित अनाजों, अब आपके बुक में दे रखा है कि उत्पादित अनाजों में से किसान अपने खाने के लिए रखकर शेष खाद्यान्न फसलों को अपने पास के मंडी में क्या करते हैं, बेच देते हैं। यानी किसान अनाज उपजाते हैं तो जितना उन्हें ज़रूरत है उतना अनाज को वह अपने पास रखते हैं, और जो उनके पास जो एक्स्ट्रा जो उनके पास खाद्य फसल होती है उनको वो लोग अपने पास के मंडी में बेच देते हैं। और भूमि का एक भाग पे वो लोग गन्ने की खेती भी करते हैं जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। यानी गन्ने की कटाई वर्ष में एक बार होती है और गन्ने अपने कच्चे रूप में या फिर गुड़ के रूप में व्यापारियों को बेचा जाता है। अब देखिए बच्चों, अब आगे दे रखा है आप लोग के बुक में कि भारत में सभी गांवों में उच्च स्तर की सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। नदियों, मैदानों के अतिरिक्त हमारे देश में तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है। इसके विपरीत पठारी क्षेत्रों में जैसे दक्षिणी पठार में सिंचाई कम होती है। देश में आज भी कुल कृषि का 40% से भी कम क्षेत्र में सिंचाई होती है और शेष क्षेत्रों में खेती मुख्यतः वर्षा पर ही निर्भर है। यानी यहाँ कहने का मतलब यह है बच्चों कि जो भारत गांव हैं वहाँ के गांवों में उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है। यानी यहाँ के खेतों में जो पानी दिया जाता है उसकी कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। यहाँ के लोग अपने खेतों में सिंचाई के लिए क्या करते हैं, नदियों का उपयोग करते हैं, मोटर पंप ये सब का उपयोग करते हैं। लेकिन जो पठारी क्षेत्र है, दक्षिणी पठारी है, वहाँ सिंचाई की बहुत कम व्यवस्था की जाती है। और देश में जो कृषि क्षेत्र है उसका 40% से कम लोग सिंचाई करते हैं। और जो जितने भी गांव में लोग रहते हैं वो लोग अपने खेती के लिए किस चीज़ पर निर्भर करते हैं, तो वर्षा पर निर्भर रहते हैं वो लोग। उसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ है बहुविध फसल यानी मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। अब देखिए मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है कि जब एक किसान एक साल में अपनी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल उगा लेते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम कहा जाता है। यानी बहुविध फसल प्रणाली इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम किसे कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आप लोग के बुक में दे रखा है कि यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। यानी जब किसान चाहते हैं कि उनके ज़मीन पर ज़्यादा उपज हो तो वो लोग क्या करते हैं कि एक साल में कई फसलों को बो देते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं। तो यह एक क्या है, सामान्य प्रणाली है। और जो फतेहपुर गांव हैं वहाँ के लोग किसान जो हैं वह कम से कम 2 फसलों वाली फसलों का उत्पादन कर लेते हैं एक साल में, और कई किसान तो एक साल में 3 फसलों का भी उत्पादन कर लेते हैं, जैसे आलू एवं हरी सब्जियों का उत्पादन करने लगे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चों आपका अब इतना ही है। अब देखिए बच्चों इसका अगला पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आप लोग के लिए आऊँगी। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।